बीए प्रथम सेमेस्टर हिंदी काव्य के अंतर्गत पद्मावत का मानसरोदक खंड जायसी द्वारा रचित। अब हम चौथा पद देखेंगे। करें कि सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकुलाई। शशि मुखयंग मलय गिरिबासा, नागिन झाँप लीन चहुपासा। ओनई घटा परी जग छाहा, शशि के शरण लीन जनु राहा। छपि गे दिनहि भानु के दशा, लैनिस नखत चांद पर गसा। भूलि चकोर दीठ मुख लावा, मेघ घटा महचंद देखावा। दसन दामिनी कोकिल भाखी, भौहें धनुख गगन लई राखी। नैन खंजन दुई केल करेहि, कुछ नारंग मधुकर रस लेहि। सरवर रूप विमोहा, हे हिलोरहि ले। पाँव छुए मकु पाँव, एहि मिस लहरहि दे। ये संदर्भ पिछले पद्य में हम बता चुके हैं और यह जो पद्य है इसमें प्रसंग इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य में महाकवि जायसी ने मुक्तकेशी पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया है। करें कि सरवर तीर पद्मनी आई, यानी पद्मावती मान सरोवर के किनारे आकर के क्या हुआ, खोपा छोरी केस मुकुलाई। खोपा माने होता है जूड़ा, जो बालों में लगाते हैं लोग। तो जूड़ा खोल करके उसने क्या किया, केस मुकुलाई, केस को बिखरा दिया। शशि मुख अंग मलय गिरिवासा, उसका जो मुख है किसका, पद्मावती का, चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहा था और अंग से मानो मलय गिरी चंदन की सुगंध आ रही थी। नागिन झाँप लीन चहुपासा, और पद्मावती के केस उनके शरीर पर इस प्रकार बिखरे हुए थे कि मानो उनके शरीर से निकलने वाले चंदन के सुगंध से आकर्षित होकर नागिनों ने चारों ओर से घेर लिया। कह नागिन झाँप लीन चहुपासा, नागिन ने चारों ओर से उसको घेर लिया हो। और ये केस ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे काली ओनई घटा परी जग छाहा। ऐसा लग रहा था कि काली घटा छा गई हो और समूचे संसार में, जग मान होता है संसार, संसार में अंधकार छा गया हो। और क्या, शशि के शरण लीन जनु राहा, शशि के शरण लीन जनु राहा, यानी चंद्रमा के समान मुख के चारों ओर केसों का आवरण ऐसा लग रहा था कि जैसे राहु चंद्रमा की शरण में आ गया हो। शशि के शरण लीन जन राहा, राहु चंद्रमा की शरण में आ गया हो। और केशों की जो श्यामलता थी, कह रहे छपि गए दीन ही भानु के दशा, लेनिस नखत चांद पर कसा। कह रहे ऐसा केशों की श्यामलता और सघनता के कारण ऐसा लग रहा है कि सूर्य का प्रकाश दिन में कहीं छिप गया हो और चंद्रमा तारों के समान उदित हो गया हो। यानी जो पद्मावती के मुख की तुलना यहाँ चंद्रमा से की गई है, तो कह रहे हैं कि जो चंद्रमा यानी पद्मावती के मुख के समान तारों के साथ उदित हो गया है। और भूल चकोर दिठ मुख लावा, अब मेघ घटा महचंद दिखावा। और भ्रमवश चकोर भी पद्मावती के मुख की ओर देखने लगा है, जैसे मेघ की घटाओं के मध्य उसे भी चंद्रमा नजर आ रहा हो। और दसन दामिनी कोकिल भाखी, भौहें धनुख गगन लई राखी। पद्मावती के दांत पंक्तियों की चमक बिजली के समान और बाणी कोयल की तरह मधुर थी। और पद्मावती की भौहें जो थी, धनुख माने धनुष, पद्मावती की भौहें तो इंद्रधनुष को लेकर बनाई गई हों। ऐसा लग रहा था कि पद्मावती की भौहें तो आकाश के इंद्रधनुष को लेकर बनाई गई हों और आँखें
नैन खंजन दुई केली करे ही, कुछ नारंग मधुकर रस ले ही। और आंखें तो ऐसी मानो दो खंजन पक्षियों का एक जोड़ा परस्पर क्रीड़ा कर रहा हो, खेल रहा हो। और उसके कूंच नारंगी के समान हैं। स्तन की बात यहाँ कर रहे हैं कि नारंगी के समान मधुकर रस ले ही। और उसके कूंच नारंगी के समान है तथा उसके ऊपर की श्यामलता ऐसी लगती है कि मानो नारंगी के ऊपर बैठा काला भौरा उसका रस पान कर रहा हो, रस ले रहा हो। सरवर रूप विमोहा हे हिलोर हिले, आ पाँव छुए मकु पाऊँ, यही मिसलहर देहि। और पद्मावती के अनंत सत्ता के सौंदर्य को देखकर सरोवर का हृदय भी हिलोरे लेने लगा और वह भी पद्मावती के पांव को स्पर्श करने के लिए बार बार लहरों को हिलोलित कर रहा है। यह हो गई व्याख्या। व्याख्या के बाद आप विशेष या काव्यगत सौंदर्य लिख सकते हैं। तो विशेष में आप लिख सकते हैं कि पद्मावती के सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। और ओ नई घटा परी जग छाहा और सरवर रूप विमोहा, यहाँ पे लौकिक वर्णन में अनंत सत्ता के रहस्यात्मक संकेत मिलते हैं। और इसमें समासोक्ति अलंकार है। अगला पद अगले दिन।